तो कल अपन ने वर्क डन कैलकुलेट किया था। देखो, वर्क डन में दो तीन चीजें याद रखना। एक तो साइक्लिक प्रोसेस हो और क्लॉकवाइज साइकिल हो तो वर्क कैसा आता है? क्लॉकवाइज साइकिल के लिए वर्क कैसा आता है? क्लॉकवाइज साइकिल के लिए वर्क आता है पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज साइकिल के लिए वर्क कैसा आता है? नेगेटिव। जैसे 1 से 2 और 2 से फिर वापस 1 जा रहे हैं, ये कौन सा है? क्लॉकवाइज। और इसी का वाइस वर्सा अगर ऐसा करते हैं, अगर इसका उल्टा करते हैं, ठीक ठीक ऐसा मामला है, 1 से 2, 2 से 1 आए थे, इस बार अपन 2 से 1 और 1 से फिर 2 से, तो ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें एक्सपेंशन का वर्क देखो, एक्सपेंशन का वर्क कम आएगा, यानी पॉजिटिव वाला वर्क कम आएगा, और नेगेटिव वाला वर्क क्या आएगा? ज्यादा। ये सब अपन ने देखा था। यानी वर्क डन कैसे कैसे निकाला था? ग्राफिकली और इक्वेशन से। और किसी भी जनरल पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की इक्वेशन से वर्क डन निकाला था। किसी भी जनरल पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की इक्वेशन से वर्क निकाला था। और उसका क्या फॉर्मूला था? इसको याद रखना, एकदम कंठस्थ रखना, बार बार ड्राइव मत करना। वर्क का फॉर्मूला होता है NR डेल्टा टी अपॉन में 1 - अल्फा, या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हो P2V2 माइनस P1V1 अपॉन में 1 - अल्फा। अल्फा प्रोसेस पे डिपेंड करता है, अल्फा कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी जनरल वैल्यू, ठीक है। पीवी की पावर अल्फा बराबर कांस्टेंट, कोई भी पॉलीट्रोपिक इक्वेशन है, कोई भी, ठीक है। उसमें से कुछ फेमस 4 इक्वेशन है, वो सब के बारे में अपन ने लिख लिया था। आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट लॉ में 3 चीजें थी ना, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, है ना। तो आज अपन कैलकुलेशन करेंगे इंटरनल एनर्जी की। तो लिखो डेल्टा U। डेल्टा U स्टैंड्स फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ये होता है डेल्टा U, यानी U होगा इंटरनल एनर्जी। अब बात सुनना, इसके जो फॉर्मूला अभी मैं बोलने वाला हूं, उनके डेरिवेशन मैं केटीजी में करूंगा, सिर्फ एक का। बाकी सब तो इसकी सहायता से, दूसरे फॉर्मूला तो हम इसी में डिराइव करेंगे। सिर्फ एक जो बेसिक वाला फॉर्मूला बोलूंगा, आपको बिलीव करना है फिलहाल कि वो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एक बात मैं बहुत ही फील के साथ यहां पे लिख दूं, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो होती ही नहीं उसका, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में, इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर बदलने पर ही इंटरनल एनर्जी बदलेगी। और भी केसेस हो सकते हैं जिसमें टेम्परेचर नहीं भी बदले, गैस की अवस्था बदल जाए, जैसे उसके मोल डिसएसोसिएट हो जाए। जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री का वाटर और 0 डिग्री की वेप, मतलब आइस है, तो इनकी इंटरनल एनर्जी भी डिफरेंट होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं एक गिवन गैस ही रहे, उसका टेम्परेचर अगर T रहे, तो आप प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी चेंज करते रहो, अगर टेम्परेचर सेम है, तो इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी? सेम। इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सोलली किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का। टेम्परेचर बदलने पर इंटरनल एनर्जी बदलती है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। इंटरनल एनर्जी के लिए अपन लिखते हैं, इसको मैं डिराइव करूंगा बकायदे बाद में, एनआरटी। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एनआरडीटी लिखना पड़ेगा, यू लिख देता हूं मैं, डेल्टा यू की बजाय यू। यू होता है F/2 PV। एनआरटी को PV लिख सकते हैं, ये भी अपन KTG में डिराइव करेंगे या लिखेंगे इसको। और यू होता है F/2 और NKT। ये तीनों फॉर्मूले इंटरनल एनर्जी के। एक भी अगर आप डिराइव कर पाते हैं तो दूसरों को आप लिख पाएंगे। यहां पे N है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इस NR को कभी भी इस NK में फ्लिप कर सकते हैं, पता ही होगा आपको, बाकी KTG में लिखेंगे। F है, हाँ F है, यहां पे F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इसको डिफाइन मैं बाद में करूंगा। मोनो एटॉमिक गैस का क्या होगा? F। मोनो एटॉमिक गैस का जो F होता है वो होता है 3, डाई एटॉमिक का होगा 5, और ट्राई एटॉमिक
लीनियर मॉलिक्यूल का अगेन 5 होगा, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का होगा नॉर्मल टेम्परेचर पे। अरे ठीक है, एक बार ये एफ की बात सुन लो, फिर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन केटीजी में डिफाइन करेंगे क्या होता है। इंटरनल एनर्जी आप देख पा रहे हैं सोनली टेम्परेचर का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। अब सर आप बोलोगे सर कि प्रेशर और वॉल्यूम का, हाँ दोनों का इकट्ठा है। मतलब आप अगर टेम्परेचर सेम रखते हो, आपने प्रेशर बढ़ा दिया, तो आपने वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, ताकि टेम्परेचर सेम रह जाए। अरे हाँ कि नहीं? या तो ये दोनों बदलो और इस तरीके से बदलो कि टेम्परेचर भी बदले, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन लिख के देता है टेम्परेचर सेम है तो इंटरनल एनर्जी मोस्ट प्रोबेबली उसमें क्या है? सेम। उस गिवन गैस की तो पक्का सेम है। तो सर एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि O2 जो मॉलिक्यूल है वो डिसएसोसिएटेड हो जाए O और O में, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो बदल जाएगी, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम O का कुछ और है और O2 का कुछ और है उसी टेम्परेचर पे। अरे मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा, और नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो जाएंगे। वो अलग केसेस है, वो सारे केसेस अपन करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी की एक ही परिभाषा फिलहाल के लिए याद रखनी है, दैट इज F/2 PV, दैट इज इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू क्या हो जाएगा? F/2 nRT2 माइनस nRT1, और du अगर आप लिखना चाहें तो F/2 nRDT इसको लिख सकते हैं, du बराबर nRDT। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इंटरनल एनर्जी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक बार और विद हाईएस्ट फील बोल देता हूं कि किसी गैस का, गिवन गैस का टेम्परेचर आपको ये डिटरमाइन करवाता है कि उसकी स्टेट में या फिर उस वक्त इंटरनल एनर्जी क्या है। अगर आप टेम्परेचर बदलते हो गैस का, तो आप उसकी इनडायरेक्टली क्या बदल रहे हो? स्टेट, पी और वी बदल रहे हो उसका। फिर मेरी बात समझे? यानी कि अगर आप एक इंडिकेटर डायग्राम बनाते हो, अगर हम लोग एक इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं, अगर हम लोग एक इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं, इस पे ये एक डॉट है, ये मान लो प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। इस डॉट पे कोई प्रेशर कोई वॉल्यूम है गैस का इस स्थिति में, इस स्टेट में? हर डॉट एक स्टेट है, और हर स्टेट के साथ क्या एक इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड है? हाँ। आपको यहां का जैसे वॉल्यूम दिया हुआ है V1 और प्रेशर दिया हुआ है P1, तो यहां पर इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? मोनोएटॉमिक गैस की हो जाएगी 3/2 P1V1, डायटोमिक की हो जाएगी 5/2 P1V1। यानी ग्राफ देखते ही आपको जो चीज पता चल सकती है वो है गैस की इंटरनल एनर्जी, हाथों हाथ। अब मान लो आप इस स्टेट से इस स्टेट पर आए, ठीक है, तो आप इस प्रोसेस के तहत आए ऐसे, ठीक है, और एक बार आपने ऐसा प्रोसेस तय किया, एक बार तो आए प्रोसेस 1 से, 1 और 2 नाम लिख रखे तो ए लिख लो इसको, और एक बार आए पाथ बी से। यहां पर इंटरनल एनर्जी क्या लिखिएगा? इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या होगी? nRT1 या फिर F/2 P1 और दूसरी जगह F/2 P2V2। अब आप किसी भी रास्ते से आओ, क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम ही आएगा? हर एक डॉट एक स्टेट है, और हर स्टेट पे एक इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड है, यानी इस स्टेट की इंटरनल एनर्जी जो है वही है, और इस स्टेट की इंटरनल एनर्जी भी जो है वही है, यानी स्टेट के अलावा किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, यानी पाथ पे डिपेंड। अच्छा आप ऐसा, जो इसका और इसका चेंज इन एनर्जी क्या सेम आएगा? किसी भी पाथ से ऑब्वियसली सेम आएगा। यानी ये इंटरनल एनर्जी जो भी है, चेंज इन एनर्जी, ये किसका फंक्शन है? स्टेट का। मतलब कि अवस्था क्या है गैस की, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है। आपका गैस का चित्र हमेशा दिमाग में होना चाहिए, क्या कि एक पिस्टन होना चाहिए, उसके अंदर एक गैस दबी होनी चाहिए किसी कंटेनर में, ऐसा। तो उसकी इंटरनल एनर्जी किसी वक्त कोई प्रेशर कोई वॉल्यूम होगा, तो गैस का नाम पता है, तो इनडायरेक्टली प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इनटू में F/2, वो क्या दे देगा आपको? इंटरनल एनर्जी उस वक्त। ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चन में इंटरनल एनर्जी लिख के नहीं दी होगी आपको कि इतनी है या इतनी बदल गई, तो वो पीवी से निकालनी पड़ेगी, गैस का नाम लिखा रहेगा। अरे निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। ये आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी होती है। नॉन आइडियल गैस के पास एनर्जी अन्य फॉर्म्स में भी रहती है,
लाइक इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। एक आइडियल गैस के पास इंटरनल एनर्जी जो सारी अंदरूनी ताकत है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। टेम्परेचर इतना हाई होता है या इतना हाई होना चाहिए आइडियली एक रियल गैस का कि उसकी बाकी की एनर्जी को आप क्या कर दें, इग्नोर, और सिर्फ उसकी हीटेड वाली एनर्जी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसके साथ उसकी पूरी एनर्जी एसोसिएट कर दें। 2 लाख में 2 जोड़ने का कोई मतलब नहीं, यानी इतनी बड़ी कर दे उसकी एनर्जी। मेरे कहने का मतलब है कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सोलली उसके टेम्परेचर का फंक्शन होती है। ये बात समझ गए ना? हर स्टेट हर डॉट के साथ एक, यहां पे कुछ इंटरनल एनर्जी है क्या गैस की? हाँ, अवश्य। अरे इतनी बात क्लियर है? जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें टेम्परेचर सेम है पूरे प्रोसेस के दौरान, तो पूरे प्रोसेस के दौरान डेल्टा यू क्या होगा? जीरो। यू कांस्टेंट और डेल्टा यू जीरो, चेंज इन यू, चेंज इन एनर्जी क्या होगी? जीरो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। पी वी का प्रोडक्ट उसमें क्या आ रहा है? कांस्टेंट। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होगा? आप एक स्टेट से उसी स्टेट पर वापस घूम के आ गए, डेल्टा यू क्या होगा? जीरो। तो आप यहां पे लिखिए डेल्टा यू फॉर, सबसे पहला यस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज जीरो, और दूसरा डेल्टा यू फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। इस बात को याद रखना, दोनों के लिए डेल्टा यू जीरो होगा, डेल्टा यू जीरो होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी और साइक्लिक प्रोसेस। इस इंटरनल एनर्जी टर्म को और ज़्यादा इवेल्युएट करेंगे और ज़्यादा सोचेंगे इस बारे में, और किस किस को क्या क्या लिखा जा सकता है अभी थोड़ी देर में लिखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसको यहीं पे स्थगित करता हूं कि इंटरनल एनर्जी का इंट्रोडक्शन हुआ। कैसा फंक्शन है ये इंटरनल, कैसा फंक्शन है? इस बात की आपको फील आ रही है कि नहीं आ रही है कि स्टेट फंक्शन है, कि याद करना पड़ रहा है? ये स्टेट फंक्शन है, आपको इनहेरेंटली ऐसा लगना चाहिए अंदर से कि ये पाथ फंक्शन नहीं हो सकता, किसी भी पाथ से जाओ इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है? सेम। और ग्राफ देख के इंटरनल एनर्जी बता देंगे आप, है ना? अगला लिखो, तीसरा क्या कंपोनेंट रह गया उसमें? डेल्टा क्यू, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, क्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये डिफाइन कर दिया, ये डिफाइन कर दिया, ये डिफाइन करता। अच्छा, सबसे पहले एक चीज तय करो कि किसी भी गैस की एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाते हैं तो इस से इस स्टेट पर हम कैसे आए हैं इस बात पर निर्भर करता है ये आदमी, और ये दोनों बार सेम आएगा और ये दोनों बार अलग अलग आएगा। तो ये वाली चीज क्या आएगी? दोनों बार सेम आएगी कि अलग अलग आएगी? ऑब्वियसली अलग अलग आएगी। यानी क्यू भी कैसा फंक्शन होगा? पाथ फंक्शन। यानी इस कनेक्टेड डॉट के साथ आप एसोसिएट नहीं कर सकते कि इसमें इतनी हीट है। हीट एक ट्रांजिटिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फ्लोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी है, स्टेइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, वो है इंटरनल एनर्जी। डॉट के साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है वो है इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। डॉट का मतलब ये नहीं है कि इसके पास आप हीट बता सकते हो, हीट इज नॉट एसोसिएटेड विद अ डॉट। अरे हाँ कि नहीं? हो सकता है आप घूम के यहीं वापस आ गए हो, ऐसे करके कारणों में आ जाते हैं अपन। एक बार Q1 हीट सिस्टम को देते हैं और एक बार Q2 हीट सिस्टम रिलीज करता है। Q1 माइनस Q2 फाइनाइट होता है, जीरो नहीं होता है। अरे हाँ कि नहीं? इस ये तो समस्या सारी एफिशिएंसी इसी वजह से तो 100 नहीं आ पाती है, या वन वन नहीं आ पाती है, 100% नहीं आ पाती। मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर वापस उसी स्टेट पे भी आ जाओ तो क्या आप हीट बता सकते हो? नहीं बता सकते। स्टेट के साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टी नहीं है हीट। आप इस पे हो, अगर आप इस पे हीट बताए तो ऐसे घूम के आओगे तो वापस वही हीट रहनी चाहिए ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, बाकी इससे ही समझ लो आप तो, कि ये दोनों बार अलग, इस पाथ से इस पाथ से अलग आएगा, ये सेम आएगा। तो ऑब्वियसली ये अगर 10 आ रहा है तो 10 ही आएगा दोनों बार, ये एक बार 30 एक बार 50, तो ये क्यू बी दोनों बार अलग अलग आएगा। ये क्यू बी क्या होना चाहिए? पाथ फंक्शन होना चाहिए। अच्छा, अब हीट को लिखना कैसे है? हीट को कैसे लिखते हैं? देखो, हमने हीट को लिखा था, क्यू को लिखा था एम एस डेल्टा टी, या छोटी सी हीट को लिखेंगे एम एस डी टी, एम एस डी टी। ठीक है। गैसेस के लिए, गैसेस के लिए हीट को लिखेंगे एन सी डी टी, जहां पे एन है नंबर ऑफ मोल्स
इसमें डील करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है, और मास ऑफ गैस बहुत छोटा टर्म हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स, और दूसरी चीज है सी, सी को कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। सी हीट नहीं है, सी को हीट मत समझ लेना। अच्छा, मैं सी को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। सी होगा डेल्टा क्यू ओवर एन डी टी। इसकी परिभाषा बनाओ सी की, कैसे डिफाइन करना चाहिए सी को, बताइए। कि ये वो हीट है, ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो आपको एक मोल गैस का तापमान 1 डिग्री या 1 केल्विन से रेज करने के लिए चाहिए। जैसे ये क्या किसी गैस का प्रॉपर्टी है? नहीं, ये गैस का प्रॉपर्टी नहीं होता, ये प्रोसेस का प्रॉपर्टी होता है। आपने अभी भी जाना ना कि हीट एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने में यानी टेम्परेचर उतना ही बड़ा होगा या घटा होगा। अरे मेरी बात समझे कि नहीं? जैसे ये स्टेट 1 है और इससे 2 में जा रहे हैं, 1 से 2 में जा रहे हैं, ठीक है, तो हमको मान लो कुछ हीट देनी पड़ी इस एक्सपेंशन करने के लिए। अरे हाँ कि नहीं? तो इसका टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स है, हर डॉट एक टेम्परेचर बताती है। अगर ये पीवी ग्राफ है तो एनआरटी से अपन यहाँ का टेम्परेचर भी तो बता सकते हैं, पीवी बराबर पीवी का प्रोडक्ट बराबर एनआरटी। तो यहाँ पर एक टेम्परेचर एसोसिएटेड है और यहाँ पर भी एक टेम्परेचर एसोसिएटेड है, तो मेरे बात समझे? तो टेम्परेचर चेंज किया आपने, डीटी सेम है। अगर आप इस प्रोसेस से भी जाओगे तो दोनों बार डी टी क्या है, डेल्टा टी क्या है, सेम है। तो मैं कह रहा हूं कि इस प्रोसेस में अलग अलग हीट होगी, यानी डेल्टा क्यू अलग अलग होगा। एन तो उस गैस का सेम ही है। अरे एनसीडीटी लिखा ना, डीटी सेम है ना, हाँ या ना, उस स्टेट से उस स्टेट तक जाने में। हाँ, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, जितने हैं उतने ही है भाई उसके। और मैं कह रहा हूं दोनों प्रोसेस से अलग अलग हीट आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? तो सी इसका अलग अलग होगा कि सेम होगा? अलग अलग। यानी सी किस पे डिपेंड करता है? प्रोसेस पे। सी डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, ना कि गैस। अरे भाई जैसे एस होता है सॉलिड्स के लिए, क्या डिफाइन करते हैं? स्पेसिफिक हीट। तो वो एस किस पे डिपेंड करता है? पदार्थ पे। पानी की स्पेसिफिसिटी है, कॉपर की है, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता वो। लेकिन गैसेस में आपने उस गैस को एक्सपैंड कैसे किया है, कंप्रेस कैसे किया है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया है, कांस्टेंट प्रेशर पे किया है, कैसे किया है, उस पर क्या डिपेंड करता है? सी। सी डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, ठीक है। सी की परिभाषा है अमाउंट ऑफ हीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। अमाउंट ऑफ हीट, चाहे तुमसे बन गई हो परिभाषा, आलस आ रहा हो तो भी, रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए गैस या फिर ऑफ 1 मोल गैस बाय 1 डिग्री। मैं फिर बोलूं, ये बात इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप नाइट्रोजन है कि हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन। आपको 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करना, तो वो 1 डिग्री टेम्परेचर जो आप रेज करेंगे उसके लिए आपको क्या हीट देनी पड़ेगी 1 मोल गैस की, वो स्पेसिफिक हीट होती है। और वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप ये हीटिंग किस प्रोसेस के तहत कर रहे हो। तो जो हीट देनी पड़ेगी 1 मोल गैस के 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, वो क्या कहलाएगी? उस गिवन प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। इतनी बात समझ में आती है आपको? NCDT। अच्छा, सी के सभी वैल्यूज साइंस फर्टिनिटी में पॉपुलर नहीं है, लेकिन 2 महापॉपुलर हैं। एक तो है कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो अब जो स्पेसिफिक हीट कहलाएगी वो कहलाएगी CV। उसके सब्सक्रिप्ट कर देंगे V, यानी ये स्पेसिफिक हीट है व्हेन द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। मतलब 1 मोल गैस है, उसका तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाएगी वो स्पेसिफिक हीट कहलाती है। तो इस बार मैं वो हीट दे रहा हूं उसी 1 मोल गैस को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि इस गैस का क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम। ऐसी हीट कहलाएगी
वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट, CV से लिखेंगे इसको, ठीक है, या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV। स्पेसिफिक है, हाँ तो है? हाँ, फिर क्या बोल दिया इसके बदले में, किस पे? अच्छा, तूने पूछा था क्या? कैसे पता चला तेरे को? कैसे कैसे करता है, मतलब मेरे को नहीं समझ आया। तो CV खुद एक प्रोसेस का नाम है ना, प्रोसेस पे डिपेंड किया है ना CV। एक बच्चा पूछ रहा है कि आपने बोला कि ये गैस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन बच्चे को किसी तरीके से फॉर्मूला बताया कि CV जो है वो F/2R होता है, बिल्कुल ठीक है। तो अब तो ये गैस के टाइप पे डिपेंड कर गया CV तो, लेकिन CV तो खुद एक प्रोसेस है। CV तो वो प्रोसेस है जब हीट आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी जाए, और हम क्या कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं ना कि प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो CV तो प्रोसेस के नाम के साथ, हर हर गैस हर बार हीट NCVDT होगी क्या? नहीं, हर बार हीट NCDT होगी। NCVDT हीट कब बनेगी? जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो करेगा, इसमें क्या दो रहा। तो NCDT जो हीट है, अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी जाए तो इसको अपन NCVDT लिखेंगे। अरे समझे, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसके साथ एक और बात लिखना चाहता हूं बोर्ड पे, और अब जो भी मैं बात लिखूंगा वो सभी बातें प्रीवियस ईयर होंगी सारी, ध्यान से सुनना, A to Z। सबसे पहले, फिर अपन थोड़े से इसके एडवांस केसेस करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बातें सुनते रहना। मान लेते हैं, या फिर एक और टर्म डिफाइन कर देता हूं, मतलब मैं CP, दोनों साथ साथ। CP का नाम है कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। देखो हीट कोई भी तो ये नाम होता है उसका, हीट ही होती है, लेकिन आपने प्रेशर सेम रख के हीट दी तो उसको अपन स्पेसिफिकली ये सब्सक्राइब कर देते हैं। ये दो पॉपुलर हीट है, और इन दोनों की रिलेशन भी, ठीक है, इन दोनों के आपस में रिलेशन, इन दोनों का रेशो CP/CV क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब जो भी लिखेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर लिखेंगे, अब सारी चीजों में से प्रीवियस ईयर उठ उठ के आए हुए हैं, ध्यान से सुनना उनको। सबसे पहला, तो मान लेते हैं कि हमने हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, क्यू डेल्टा U प्लस W। हीट जो आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे देंगे उसको क्या लिखेंगे बताइए, NCVDT। C के साथ CV डाल देंगे, बस V नीचे डाल देंगे उसके पैरों में, कदमों में रख देंगे। डेल्टा U, W कितना लिखें कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में? 0, वेरी गुड। W आ जाएगा NCV, W क्या, डेल्टा U आ जाएगा NCVDT। अब मैं बात ध्यान से सुन के इस प्रश्न का उत्तर करना, सभी बच्चों के लिए ओपन है ये क्वेश्चन। क्या डेल्टा U हमेशा NCVDT होता है? पहला, गगू जी बोल रहे हैं नहीं, पहला सवाल। और क्या, मतलब दूसरा सवाल ये है कि अगर होता है तो कैसे, और नहीं होता है तो कैसे। मतलब मेरा कहने सवाल ये है, इस केस में जब W 0 है तो डेल्टा U आया है NCVDT, जब W 0 है। क्या जब W 0 है तब डेल्टा U NCVDT होता है, या फिर हमेशा डेल्टा U NCVDT होता है?
इसका क्या आंसर है? देखो, डेल्टा यू ये होता है या नहीं होता है, या हमेशा होता है, इस बात पे आर्गुमेंट कर रहे हैं कि जब W 0 है तब डेल्टा यू इसके बराबर होगा, या डेल्टा यू हमेशा इसके बराबर होगा। तो इसका आंसर है हमेशा इसके बराबर होगा, NCVDT होगा। इसकी वजह क्या है कि देखो, आपने कोई भी हीट दी, हर बार तो हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं देते, लेकिन अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट देते हैं तो वो हीट वर्क नहीं करेगी, या फिर उस टाइम वर्क जीरो होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं उस प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस में वर्क क्या होगा? जीरो। तो क्यू को क्या लिखिएगा? NCVDT, और वो ही किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा यू के। यानी कि डेल्टा यू वही तो वाकई वही पोर्शन ऑफ हीट है ना जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया गया। बाकी पोर्शन ऑफ हीट कहां गया? बाकी पोर्शन ऑफ हीट ने क्या कर दिया? वर्क। ऐसा हीट जो वर्क नहीं कर रहा, ऐसा हीट जो वर्क नहीं कर रहा, वही तो हीट इंटरनल एनर्जी का चेंज है, और हमने वो हीट दे दिया, तो वो हीट हमेशा इंटरनल एनर्जी का चेंज रहेगा। मतलब आप इससे ज्यादा हीट देते हो या कोई और प्रोसेस के तहत देते हो, तो उतना पोर्शन ऑफ हीट जो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा रहा है, बाकी का क्या कर रहा है? वर्क। जो वर्क नहीं कर रहा ना, वो हीट क्या है? वही हीट क्या है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई किया है, वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमेशा NCVDT आना चाहिए। जैसे ऐसा है ना, डेफिनेशन ये है कि आपने सी की डेफिनेशन क्या लिखी थी? अपनी तरफ से यही बनाई थी ना कि सर एक मोल गैस का तापमान, ये दोनों हमेशा एक एक थोड़ी होते हैं, लेकिन अगर ये दोनों एक एक हुए तो जो भी डेल्टा क्यू आएगा वो सी होगा। सी तो परिभाषित करते हैं चीज को। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार मोल एक होगा आपके पास, हर बार टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होगा? 1 डिग्री। लेकिन 1 डिग्री राइज करने के लिए एक मोल गैस का तापमान जो हीट दी जाती है स्पेसिफिक हीट होती है, अगर हो तो ऐसा ही हम कह रहे हैं कि वो हीट जो बिना वर्क किए दी जाए, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी जाए, वो हीट चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है। यानी NCVDT हमेशा होगी क्या? डेल्टा यू। दूसरी आप ऐसे भी देख सकते हो, डेल्टा यू जो है ना, वो स्टेट फंक्शन है। आप 1 से 2 में किसी भी तरीके से आइए, डेल्टा यू क्या आना चाहिए? सेम। अगर डेल्टा यू सेम आया तो DT भी सेम है 1 से 2 का, तो ये सेम है। प्रोसेस अलग अलग से सी अलग अलग आता है। अगर आप सी यहां पे CV के अलावा कुछ भी लिखेंगे, मतलब बार बार सी बदलेंगे, तो उस गिवन गैस का एन तो फिक्स है। सी बदलने से ये अमाउंट बदलेगा, अलग अलग प्रोसेस अलग अलग आएगा, जबकि आना नहीं चाहिए। यानी सी कोई एक वैल्यू ले सकता है, कैसी भी, चाहे वो CP ले लो, CR ले लो, CM ले लो, CA ले लो, लेकिन हम कह रहे हैं इस एक्सप्रेशन से CV आया, तो हर एक्सप्रेशन से क्या आना चाहिए? वो CV आना चाहिए। अरे मैं बात समझे? तो डेल्टा यू का एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया, डेल्टा यू इजिकल्स टू NCVDT। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बोलिए। CV नहीं लाओगे? बालक पूछ रहा है कि कोई और प्रोसेस में CV नहीं लाओगे, लेकिन बेटा यही तो समझा रहे हैं ना कि Q बराबर डेल्टा यू प्लस W। कोई और प्रोसेस होगा तो W होगा उसमें। हम वो हीट जो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाती है, वही हीट तो इंटरनल एनर्जी का राइज करती है, और वो हीट कौन सी है? NCVDT पोर्शन। आपने 7 जूल दी, 3 जूल टेम्परेचर बढ़ा रही थी, तो 4 जूल हीट के बराबर क्या कर रहा था? वो गैस सिस्टम वर्क कर रहा था। तो आपने 7 जूल दी, सारी 7 थोड़ी हो जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका कितना पोर्शन होगा? NCVDT पोर्शन होगा। मैथमेटिकली आपने कौन, आप कह रहे हो कि सर मैंने तो कांस्टेंट वॉल्यूम के तहत सप्लाई की ही नहीं, तो मैं इसको कहां लिखने को बोल रहा हूं आपको? NCVDT तो कह रहा हूं इसका ये पोर्शन, ये फ्रैक्शन NCVDT होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन बतेरे मिल जाएंगे कि आप बताओ कि कितना फ्रैक्शन ऑफ हीट जो है वो टेम्परेचर रेज करने में गया। आपको किसी ने पूछा, मैंने कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए हीट दी किसी गिवन गैस को, कितना फ्रैक्शन ऑफ हीट जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने में गया, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में गया? कितना गया? NCVDT गया। और टोटल पोर्शन कितना था? NCPDT। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 बाय गामा। ये आपको जो मॉड्यूल दे रखा है उसमें सवाल है ये, इसका जिसका यही आंसर 1 बाय। आपने बात समझे कि नहीं? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से लिख रहा हूं, डेल्टा यू के 2 फॉर्मूले हो गए, अभी तक तो सिर्फ 2 पाए गए हैं, ये और एक मैंने अपनी मर्जी से लिखा था,
वो था F/2 nR/dt, डेल्टा यू का लिखा था और आपको मानने के लिए बोला था, क्योंकि वो मैं केटीजी में डिराइव करूंगा। तो यहां से F/2 R को क्या लिख सकते हैं अपन, CV। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी गैस का प्रकार CV डिसाइड करता है। अरे मेरे बात समझे कि नहीं? आइए एक और चीज करते हैं, आइए हीट कांस्टेंट प्रेशर पे देते हैं। एक प्रोसेस लेते हैं जिसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रोसेस लेते हैं, आइसोबैरिक लेते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा, P कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा P 0 होगा, ठीक है। तो हमने जो हीट दी, फॉर्मूला होता है डेल्टा Q, डेल्टा लिखना नीचे मैं लिख रहा हूं ना, डेल्टा U प्लस W। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा Q को क्या लिखेंगे, N Cp dt, छोटे से। इसको क्या लिखेंगे, हमेशा NCV dt लिखेंगे, वो पोर्शन ऑफ हीट जिसने बिना वॉल्यूम का चेंज किए जो काम आया, यानी जिसने वर्क नहीं किया। उसने क्या किया होगा, फिर हीट तो है, तो उसने वर्क नहीं किया था, प्लस, एंड दिस इज PdV, एलिमेंटल वर्क PdV, इंटीग्रल ऑफ PdV इज टोटल वर्क। मैं यहाँ पे एलिमेंटल के लिए लिख लेता हूँ ये, ठीक है, सब dt dt छोटे छोटे चेंजेस, क्लियर है। और प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर P। तो अपन आइडियल गैस लॉ से क्या लिख सकते हैं, PV बराबर nRT है ना, ध्यान से देखना इधर, ये बहुत काम आएगी बार बार इक्वेशन, PdV प्लस VdP इक्वल्स टू nRdt। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो dp 0 है, तो PdV जहां जहां लिखा हुआ है वहां nRdt लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, NCP dt इज इक्वल्स टू NCV dt प्लस nRdt। Cp इज इक्वल्स टू आ जाएगा CV प्लस R, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड टर्म्ड एज मेयर्स फॉर्मूला और रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिलेशन हमें इनडायरेक्टली एक और चीज बताता है, क्या बता सकते हो, क्या, Cp CV से बड़ा होता है, molar specific heat at constant pressure is higher than molar specific heat at constant volume। ऐसा बार बार अंग्रेज के जैसे पढ़ने से कुछ नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं, आपने एक मोल गैस लिया, उसका 1 डिग्री बढ़ाया, एक बार तो कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रखते हुए, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम को मेंटेन रखते हुए आपने 1 डिग्री बढ़ाया। किस बार आपको हीट कम देनी पड़ेगी, वॉल्यूम वाले में। क्या आप इस बिना मैथ के इस बात को फील कर सकते हैं, आंसर यस। आप एक काम करो, हीट दो और वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, तो सारी हीट क्या करती रहेगी, टेम्परेचर बढ़ाती रहेगी। 1 डिग्री बढ़ाना है तुमको, उसके लिए हीट रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो सारी हीट ही क्या करती रहेगी, टेम्परेचर बढ़ाती रहेगी भाई। और एक में आपने वर्क भी अलाउ किया और हीट भी देते रहे, तो आपकी कुछ हीट वर्क में वेस्ट होगी, तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने, ऑब्वियस बात है। Cp इज हायर देन CV, बहुत आर इंपॉर्टेंट, और इनका जो घटाव होता है वो ठीक ठीक आ रहा था, ठीक है। अब ये Cp और CV हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि इसके रेशियो को भी कुछ बोलने लग जाते हैं, और मिराकुलसली एडियाबैटिक प्रोसेस में जो पावर चढ़ जाती है पी और अल्फा के टर्म्स में, वो यही रेशियो चढ़ जाता है, Cp/CV। तो इसको हमको कुछ बोलना पड़ेगा, इसको बोलेंगे गैमा। तो Cp/CV ये कोई लॉ नहीं है, ये नामकरण है खाली। Cp/CV को क्या बोलेंगे, गामा। कहीं भी दिखे तो गामा लिख देंगे वहां पे। तो ये सब प्रीवियस ईयर है, सब जो रास्ते में आए जा रही हैं सारी चीजें, ठीक है। आपने लिखा Cp इक्वल्स टू CV प्लस R, आप CV का डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा गैमा 1 प्लस R अपॉन में CV। R अपॉन में CV क्या हो गया, γ-1, तो CV क्या हो गया, R अपॉन में γ-1। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। CV का एक फॉर्मूला तो ये था ही, एक ये और हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में था ही, इसके टर्म्स में और हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, R अपॉन में γ-1 CV का फॉर्मूला। CP का क्या हो जाएगा,
गामा इंटू आर अपॉन में गामा माइनस वन। वाई? क्योंकि सीपी इज गामा टाइम्स, ठीक है। और एक और, सीपी इज इक्वल्स टू सीवी प्लस आर। तो सीपी को इसको लिख सकते हैं एफ बाई टू आर प्लस आर इज इक्वल टू सीपी। सीपी का फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में हो गया आर एफ बाई टू प्लस वन, ठीक है। अरे बहुत सारे फॉर्मूला ला सकते हो यार। ये एफ बाई टू आर के बराबर लिख सकते हो इसको भी, एफ बाई टू आर बराबर आर अपॉन में गामा माइनस वन। तो आर से आर कैंसिल कर दो, एफ क्या आ जाएगा, टू अपॉन में गामा माइनस वन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना, समझे। और कई बार गामा माइनस एफ गामा इज इक्वल्स टू टू बाई एफ प्लस वन, ये चीज प्रीवियस ईयर है। गामा कितना होता है मोनोएटॉमिक गैस का, एफ थ्री होता है, तो टू बाई थ्री प्लस वन, फाइव बाई थ्री। डायटोमिक गैस का कितना होता है, फाइव, टू बाई फाइव प्लस वन, सेवन बाई फाइव। तो ये सारे फॉर्मूलाज याद रखना, कुछ भी नहीं है, एक बार वो आपके पास हाथ लग गई ना कि डेल्टा यू हर जगह जाके एनसीवीडीटी लिख सकते हैं, सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हेडिंग लिखिए बड़ी बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट वो है पी, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। यानी वो हीट जानना चाहते हैं किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, इसलिए एक मोल गैस का उस गिवन प्रोसेस के लिए एक मोल गैस का तापमान एक डिग्री से रेज करना पड़े। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कैसे लिखा जाएगा, पी यू बार अल्फा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसा, ठीक है। ये कोई भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसके लिए हम क्या निकाल, ये सी अलग बात है, इसके लिए क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैपिटल सी। देखना किसी भी के लिए अपन ये तो लगा ही सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं, एन सी डी टी इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी प्लस एन आर डी टी वन माइनस अल्फा, एन डी टी उड़ा दो आप, तो क्या आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर अपॉन में वन माइनस अल्फा, ये आ जाएगा। यानी अल्फा का वैल्यू पता हो, जैसे सवाल है उदाहरण के तौर पर, अल्फा का वैल्यू हो टू, यानी कि पी वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चांस है कि ये सवाल आपको पेपर में देते हैं, नीट में भी, जेई में भी, हर जगह। पी और टू बराबर कांस्टेंट, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या धरना है ले जा करके, और आपको वो बोलेंगे कि ये मोनोटॉमिक गैस है, ये डायोटॉमिक गैस है, मान लो तो है ये मोनोटॉमिक गैस है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एफ बाई टू आर प्लस आर अपॉन में वन माइनस टू, अल्फा कितना हो गया इसका यार, टू, वन माइनस टू यानी माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस आर। इसको एफ को क्या लिख सकते हैं, थ्री, कितना हो जाएगा, आर बाई टू, एफ बराबर थ्री के लिए, ठीक है ना, ये आ जाएगा पी पर अल्फा बराबर कांस्टेंट के लिए। अरे हाँ कि नहीं। अब कुछ चुनिंदा प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, फिर मैं कुछ और बातें करूंगा। अल्फा का वैल्यू जैसे पी और टी में दिया हो, तो ऐसा नहीं है कि सर ने आपने तो पी और वी में लिखा था, हर एक को पीवी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पीवी बराबर एनआरटी से। एक मेरी बात सुनना, सी क्या आया, इस फॉर्मूले को याद रख सको तो प्लीज याद रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला बाई टू आर लिख सकते हो यहाँ, चलो
फिर आर कॉमन ले सकते हो, ये फॉर्मूला। मैं एक बार के लिए सीवी लिख देता हूँ, ठीक है, सीवी लिख देता हूँ। मान लो प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो अल्फा कितना हो जाएगा 1, ये टर्म क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अल्फा क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का, अल्फा 1 होता है ना आइसोथर्मल के लिए, बताया हुआ है। तो सी क्या हो जाएगा फाइनाइट नंबर प्लस इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब हुए, इसका मतलब हो जाएगा लार्जर देन लार्जेस्ट होता है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, इसको जोड़ने से वही आ जाता है, सागर है। मतलब कि उसमें 1 डिग्री रेज होता ही नहीं, प्रोसेस का नाम ही है। तो आपको 1 डिग्री रेज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, इनफाइनाइट हीट चाहिए, यानी किसी ये मतलब 1 डिग्री रेज नहीं होगा। दूसरा दूसरा कौन सा प्रोसेस याद है आपको, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक के लिए अल्फा कितना हो जाएगा 0, पी बराबर कांस्टेंट चाहिए उसके लिए, अल्फा 0 हो जाएगा तो सीवी प्लस आर हो जाएगा। और ऐसे सी को क्या कहते हैं बताओ, सीपी, उसकी स्पेसिफिक हीट हो जाएगी सीपी। जैसे एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में तो हीट देते ही नहीं, लेकिन आइए यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, मजा आएगा आपको बहुत। सी का वैल्यू कितना होना चाहिए 0, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट देते हैं अपन, एडियाबैटिक में कोई हीट नहीं देते, फिर भी 1 डिग्री बढ़ा सकते हैं गैस को कंप्रेस करके, तो सी 0 आना चाहिए। देखो सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस गैमा, और इसको क्या लिख सकते हैं आर अपॉन में गैमा माइनस 1, यानी माइनस ऑफ 1 माइनस गैमा प्लस आर अपॉन में 1 माइनस गैमा, ये दोनों जुड़ के क्या आएंगे, अरे यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, कट जाएंगे। और कौन सा प्रोसेस है क्या आइसोकोरिक, आइसोकोरिक के लिए अल्फा क्या होता है इनफाइनाइट, तो ये टर्म 0, तो सी बराबर सी भी आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो पेपर में सवाल आया कि टी वी की पावर 3 के लिए आप बताओ, ये के कोई अलग कॉन्स्टेंट लिख लेता हूं मैं इसको, बताओ सी का वैल्यू क्या आएगा। तो हमें भाई ये पता थी कि यहाँ पे इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, v की कुछ पावर होनी चाहिए, और साथ में क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, वो फॉर्मूला किसके लिए जनरलाइज है, p के साथ। तो pv बराबर nRT यूज करेंगे सबसे पहले जा करके, और ये कांस्टेंट लेंगे गिवन गैस के लिए, अरे हाँ या नहीं, इसको कांस्टेंट में वैनिश कर सकते हैं, तो t की जगह क्या लिख सकते हैं pv बटे nr, तो pv लिख लो बस, अपॉन में nr कांस्टेंट ही होगा अगेन, इनटू में v इज इक्वल्स टू नया कांस्टेंट k डैश, इनटू में v की पावर 3 था, तो pv की पावर 4 बराबर कांस्टेंट, तो अल्फा कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, आप इसके ट्रू फॉल्स की जांच करना। जैसे मैं लिखूं सी कैन बी, मे बी, जो भी लिखना चाहो लिख लो, मे बी पॉजिटिव, ये ट्रू है क्या, सी पॉजिटिव होता है क्या, हाँ है ही, अरे बहुत बार आ गया अपने सामने, सी कैन बी 0 सही है क्या, आया क्या कभी, कौन से प्रोसेस में, एडियाबैटिक, कैन बी 0, ये बताना, इसकी पुष्टि करना, सी कैन बी नेगेटिव, यानी कि आप 1 डिग्री रेज करने के लिए जो हीट चाहिए एक मोल गैस का वो होती है, तो नेगेटिव मतलब हीट चाहिए नहीं, आप हीट हरण कर लो उसमें से तो 1 डिग्री रेज हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या, आंसर है ये, ऑब्वियसली। अल्फा का वैल्यू तो भोला है, अल्फा का वैल्यू भोला आदमी कुछ भी होता है भाई, अल्फा का वैल्यू तो कुछ भी होता है 1 2 3 4, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा अल्फा किसी वैल्यू के लिए, आएगा, अरे आएगा कि नहीं, यानी सी नेगेटिव आएगा। लेकिन एक तो होती है मैथमेटिकल सिचुएशन, एक होती है फिजिकल रियलिटी, जिस वर्ल्ड में प्रैक्टिकल रियलिटी, तो चलो मैथ से तो आ गया, ऐसा रियल है क्या, हाँ भाई, आप एडियाबैटिक में कैसे मान गए, आपने कोई हीट दी नहीं, क्या होता है सी, वो हीट जो एक मोल गैस को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए चाहिए, आपने कहा उसका वैल्यू 0 है तो भी बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ गया, क्योंकि दो और चीजें हैं वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, डेल्टा यू किससे इन्फ्लुएंस होता है, डेल्टा यू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है भाई, तो आप ये बढ़ाना चाहते हो, टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो, एनसीवीडीटी को पॉजिटिव चाहते हो, तो आप ये मत करो, और इसको, इस नंबर को पॉजिटिव लाओ तभी तो ये बढ़ेगा, तो यानी इस नंबर को कैसा लाओ
नेगेटिव, यानी कंप्रेस करो गैस को एडियाबेटिकली। लेकिन आपने मान लो ये भी नेगेटिव कर दिया, ये भी क्या कर दिया, नेगेटिव, ये आया -5, तो ये +7 आ सकता है क्या? हाँ, जब कंप्रेशन हो रहा हो, W नेगेटिव हो, कितना हो वैल्यू में, 7। अरे हाँ कि नहीं? तो ये माइनस माइनस +7 हो जाएगा और डेल्टा यू आ जाएगा +2। अरे आ जाएगा कि नहीं? कोई संभावना बनेगी कि नहीं? ऐसी बन जाएगी, यानी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और आपने हीट को क्या कर दिया, इस सिस्टम में से निष्कासित, बाहर फेंक दिया तब भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी बच्चा जज कर लेता है, ये 2 स्टेटमेंट, ये वाला नहीं कर पाता जल्दी से, क्योंकि जो बेचारा परिभाषा में डूबा हुआ है कि हाँ, एक परिभाषा ही है कि 1 मोल गैस का तापमान 1 डिग्री से रेज करने के लिए जो हीट चाहिए, तो चाहिए ही हमेशा, चाहिए नहीं, आप ले भी सकते हो सिस्टम से, लेकिन आप इसको इतनी तेजी से कंप्रेस करो या इतना ज्यादा कंप्रेस करो, ये टेम्परेचर बढ़ जाए। कंप्रेशन में डब्ल्यू कैसा होगा, नेगेटिव, और उसके आगे -9 लगा हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा टर्म, पॉजिटिव। तो ये नहीं भी है, या ये माइनस का भी पंजा है, और ये प्लस का साथ कर दो, कैसे ही कर, अरे क्लियर है कि नहीं? तो आई होप आप सी से रिलेटेड सवाल सही कर दोगे। तो हमने ना इनको बेसिक लेवल पे इन सभी टर्म्स को डिफाइन कर दिया, जो फर्स्ट लॉ में यूज होती है, कौन सी, क्यू होता है, डेल्टा यू होता है, और डब्ल्यू होता है। अगर अपनी तैयारी को आप नीट और जेई मेंस तक सीमित रखना चाहते हैं तो इतना बहुत है, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ के कुछ ग्राफ वगैरह कुछ चीजें वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और पी और अल्फा से अपन ग्राफ कैसे बना सकते हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में